लास्ट क्लास में हम लोग स्प्रिंग के बारे में पढ़ रहे थे ना। फिर मैंने बताया था स्प्रिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स कि अगर हम किसी स्प्रिंग को काटते हैं और उसमें अगर फ्री एंड अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो जा करके उस पर जो स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। और अगर हमने स्प्रिंग को अगर फ्री एंड से नहीं काटा तो उस पर जो जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो नॉर्मली वैसा का वैसा ही लगता रहता है। ठीक है। और अगर स्ट्रिंग को काटते हैं तो जो स्ट्रिंग फोर्स है वो इंस्टेंटली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देखो तुम लोग को इस पे मेरे पास कुछ और भी क्वेश्चंस है स्प्रिंग वाले जो मैंने जो कल कंसेप्ट सिखाया था। मैंने उससे क्वेश्चंस मेरे दिमाग पे से बिल्कुल उतर गया। मैं उससे क्वेश्चंस था तुम लोग को आज भेजता हूँ, तुम लोग उसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है। फिर जो भी डाउट्स होंगे फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो कल कैटेगरी वाले क्वेश्चन है ना उसकी प्रैक्टिस हम लोग और करेंगे। अच्छा अब देखो, आज बात करते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग। अगर हम स्प्रिंग को काटते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या होगा। जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, अगर हमने क्या किया, इसको बीच से ला करके यहाँ पे कट कर दिया। कट करने पे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, तो एक जब चैप्टर आएगा ना इलास्टिसिटी तो वहां पे हम जाके डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं तुमसे अभी पूछूं कि तुम्हारे पास अगर एक स्प्रिंग है जिसको तुमने बीच से काट दिया, या जैसे एग्जांपल ले लो स्प्रिंग, एक घर पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं छोटा सा। रबड़ है ना, चोटी में लगाने वाला जो रबड़ होता है, ठीक है, और उस रबड़ का जो लूप होता है ना ऐसे करके उसको ना बीच से कट कर दो। और इसको ऐसे हमने कर दिया, इसको खींचो। इसको जब हम खींचते हैं ना 2 सेंटीमीटर से, तो फोर्स हमको चाहिए होता है लेस। हमने क्या किया, बीच से रबड़ को काट दिया, एक और छोटा सा टुकड़ा लिया। अब फिर से इसको 2 सेंटीमीटर लंबा कर, जो भी ओरिजिनल साइज होगी ना इसकी उससे 2 सेंटीमीटर लंबा कर दो। अब फोर्स चाहिए होगा ज्यादा। तो ये हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जैसे रबड़ होता है वैसे स्प्रिंग भी होता है। अगर स्प्रिंग हमने काट दिया बीच से, अब स्प्रिंग को खींचना मुश्किल पड़ जाता है, दबाना मुश्किल पड़ जाता है। बड़े स्प्रिंग को खींचना दबाना आसान होता है। उसी स्प्रिंग को हमने काट दिया, छोटा हो गया स्प्रिंग, उसको दबाना या काटना कैसा हो जाता है हमारे लिए, मुश्किल हो जाता है। क्या चीज ऐसा होता है जो स्प्रिंग की चेंज कर जाती है काटने में, तो आंसर है स्प्रिंग का जो चीज चेंज होता है दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या चेंज होता है स्प्रिंग का, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो याद रखना, ऑन एक स्टेटमेंट है या कंसेप्ट बोलो इसको, ऑन कटिंग द स्प्रिंग इन स्मॉल पार्ट its spring constant increases। ठीक है, छोटे पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, बढ़ जाता है। अब ये होता है कि कितना से बढ़ेगा कितना से घटेगा, तो इसका सिंपल से लॉजिक होता है। देखो, जिसका लेंथ जितना छोटा होता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना बड़ा होता है। ये मान लो लेंथ L1 है, ठीक है, ये फुल लेंथ इसकी L0 थी। ठीक है, फुल लेंथ कितनी इसकी L0 है। तो अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि बताओ इसका जो के L0 है ना, तो के ऑफ L1, इसको लिखते हैं हम लोग के L0, where k is the original spring constant
एल नॉट इज द ओरिजिनल लेंथ, क्या के ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट बिना काटे वाले का। एल नॉट क्या है, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, बाय। अब जिसकी लेंथ ज्यादा होती है उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, बाय L1 कर दिया, इनवर्स हो गया ना, ठीक है। ये के एल नॉट हमेशा फिक्स रहेगा, के एल नॉट इज अ फिक्स क्वांटिटी व्हिच इज द ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू ओरिजिनल लेंथ। काटा हमने तो डिवाइड कर दिया L1 से, इट इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ लेंथ L1। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ लेंथ L2 क्या हो जाएगा, के एल नॉट बाय L, ठीक है। दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द पार्ट नंबर 2, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो सॉल्व। बोला गया है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास K इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर मीटर। इसकी ओरिजिनल लेंथ हमको दी गई है मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताना है कि इसको हमने कट कर दिया, कट इन 3 पार्ट्स, कट इन 3 पार्ट्स ऑफ साइड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट, फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। बड़ा सिंपल सवाल है, 100 इंटू ओरिजिनल लेंथ 10 है, बाय फर्स्ट की लेंथ 2 है, कितना आ गया आंसर 500, ठीक है। K2 100। सर लेंथ को मीटर में लेंगे ना? देखो यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अगर तुमने यहाँ पे मीटर में चेंज कर भी दिया तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुम करो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट देखो, मैं ये समझा रहा हूँ समझ कि देखो इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है ना वो तुमको जाकर के इलास्टिसिटी चैप्टर में ही समझ में आएगा, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स हमको वर्क एनर्जी पावर भी आ सकते हैं, इधर उधर भी आ सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें ना खाली एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर पूछा जाएगा कि कोई स्प्रिंग है तुम्हारे पास, तो तुमने उस स्प्रिंग को काट दिया, काटने पर उस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो बढ़ जाता है। काट जो कटी हुई स्प्रिंग होती है उसको कॉम्प्रेस, देखो स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब याद है मैंने क्या बताया था, स्प्रिंग कांस्टेंट होता था K इक्वल्स टू F बाय एक्स। एक स्प्रिंग को अगर हमको 1 सेंटीमीटर से दबाना हो, ठीक है, जो भी फोर्स चाहिए होता है उसी को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है वो स्टिफ होता है, उसको दबाना मुश्किल होता है, उसको खींचना मुश्किल होता है। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को कि अगर हमने किसी स्प्रिंग को काट दिया तो जो कटा हुआ पार्ट होगा स्प्रिंग का, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा। तो जो कटा हुआ पार्ट होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का तरीका होता है ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब जो कटा हुआ हिस्सा है उस कटे हुए पार्ट का अगर मुझे निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट तो मैं उसकी लेंथ से उसको डिवाइड कर दूंगा। आई बात समझ में। तो देखो एक सम में अभी एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। अब ये तो पूछा कि चलिए फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। तो देखो मैं तुमको अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकता इस फॉर्मूला आया कहाँ से, लेकिन एक बात तुम देखो कि लेंथ अगर बड़ी होगी, ठीक है, अगर लेंथ बड़ी होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा होगा, छोटा होगा। लेंथ अगर छोटी होगी कटे हुए पार्ट की तो स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये हम लोग एक चैप्टर आएगा यंग्स मॉडुलस करके, ठीक है, इलास्टिसिटी चैप्टर आता है बाद में, वहां पे जाकर के हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन इसकी न्यूमेरिकल्स चूंकि पहले आ जाते हैं इसलिए हम लोग को बस बेसिकली इसका पता होना चाहिए कि कटे हुए पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा होता है, कम होता है तो ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखो
2 5 10 दैट इज 500 न्यूटन पर मीटर। K2 क्या हो जाएगा हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ पार्ट 2। तो पूरे स्प्रिंग का स्प्रिंग K कितना था 100 इंटू ओरिजिनल लेंथ क्या थी 10, कटे हुए पार्ट का लेंथ कितना, तो आंसर है 3। ये हो जाएगा 1000/3 न्यूटन पर मीटर। क्लियर। अगर हमसे पूछा जाएगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो हमने क्या बोला 100 इंटू 10 बाय बचा हुआ लेंथ क्या 5, तो बाय 5 कर देंगे तो वो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। इसकी लेंथ जितनी छोटी आएगी ना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना बड़ा है। ठीक है, एक सम करो, दिमाग में बैठेगा। क्वेश्चन है K की वैल्यू है 500 न्यूटन पर मीटर। इट इज कट इन 2 इक्वल पार्ट। फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। तो सबको सॉल्व करो और देखना जब तुम आंसर निकालोगे तो आंसर हमारा कटे हुए का स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा आता है। निकालो जरा सा सब कुछ। सबको जो आंसर। ओके, बाकी लोग भी तो आंसर। ओके, बाकी लोग भी तो आंसर। वेरी गुड, आ रहा है सबको, सबको जो आंसर। लेंथ मुझे दी नहीं गई है, लेंथ को मान लो एक बार के लिए L। तो क्या होगा स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट हो जाएगा K दैट इज 500 इंटू L ओरिजिनल लेंथ, कटे हुए पार्ट हाफ पार्ट में ना तो L/2 कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। किसी को भी इस कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो पूछो, छोटी सी बात है, इसको नोटबुक पे नोट कर जाओ। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ एनी लेंथ इक्वल्स टू KL0/L where L is the length of the cut part। तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। किसी को कोई भी डाउट हो तो बेहिचक पूछो। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग को जोड़ना। स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं देखो। ऐसे एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है। ठीक है, यहाँ पे और ऐसा कॉम्बिनेशन है स्प्रिंग का K1 है, K2 है। ठीक है, यहां बोला गया है कि इस दो स्प्रिंग के बदले एक ही स्प्रिंग लगाओ जो कि दोनों का काम करे। मतलब अगर मान लो मैंने इसको एक स्प्रिंग लगाना है, मैंने इसको अगर एक्स खींचा, ठीक है, तो अब एक स्प्रिंग लगाना है
जो कि इस दोनों के इक्विवेलेंट हो। अगर जैसे मान लो मैंने एक स्प्रिंग लगाया इस दोनों के बदले ऐसा करके, इसको खींचे तो ये भी इसका एक्स खींचे, तो हमको यहाँ पर अगर फोर्स एफ चाहिए, यहाँ भी फोर्स हमको एफ चाहिए। ऐसा बताओ इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। जैसे कैसे पढ़ा था तुम लोगों ने क्लास 10th में, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, है ना। दो रेजिस्टेंस थे पैरेलल में, बताओ उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो एक रेजिस्टेंस लगाओ जो दोनों के बदले रोल प्ले करे ना। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो, अब अगर मान लो तुम्हें बोला जाए कि एक कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में ना एक आदमी को लाया गया, वो आदमी को बोला गया कि भाई तुमको 1,000 रुपये मिलेगा दिन का, तुम्हें काम करना है, और वो बोला कि ये काम मैं एक दिन में खत्म कर सकता हूँ। चलो भाई, उसको 1,000 मिलता है एक दिन का, और वो काम खत्म कर देता है। अब वो बोला कि वो आदमी चला गया, उसके बाद ना दो लड़कों को लाया गया जो जिनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था। वो दो लड़के जो हैं वही काम मिलकर के करेंगे तो जाके खत्म करते एक दिन में। उन दोनों को मिलता है 500-500 रुपए, कुल मिला के हो गया 1,000 रुपए। तो जो दो लड़के हैं वो इक्विवेलेंट टू वन मैन। यहाँ पर भी अगर दो स्प्रिंग है K1 K2, और हमने अगर एक ही स्प्रिंग लगा दी और हमको उतना ही फोर्स लगाना पड़ा है ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस खींचने के लिए, तो ये जो है ना KE, दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ K1 एंड K2। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें खींचने के लिए, तो टोटल फोर्स क्या लगाना पड़ेगा वो ऊपर वाले केस में। फोर्स हमने अगर F खींचा, ये वाला स्प्रिंग अगर एक्स से खिंचाएगा, ये भी एक्स से खिंचाएगा। टोटल फोर्स हमको लगाना कितना पड़ेगा इसको एक्स से खींचने के लिए। टोटल फोर्स टू भी अप्लाइड हो जाएगा K1x प्लस K2x, क्योंकि अगर हम इसको फोर्स F से खींचते हैं तो हमारी जो ताकत है वो किसको बैलेंस करनी चाहिए, स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2 को। अगर ये एक्स से खींचा है तो इसने पीछे खींचा K1x, इसने खींचा K1x, इसने खींचा K2x। हमारा कितना हो गया K1x प्लस K2x इक्वल टू F हो गया। अच्छा, अगर मान लो मैंने इसी स्प्रिंग को खींचा है तो इस स्प्रिंग के लिए मुझे कितना फोर्स चाहिए, तो आंसर स्प्रिंग के लिए चाहिए मेरे को F इक्वल टू KEX। अरे ये दोनों में तो फोर्स बराबर चाहिए होगा, बिकॉज ये इसका इक्विवेलेंट है। मैंने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो KEX एक्स एक्स सबसे मर गया, के क्या हो गया K1 प्लस, मतलब अगर इसका 10 है या 100 है, इसका 200 है, तो इसका ये वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए, 300 होना चाहिए। आई बात समझ में। जो रोल ये दोनों स्प्रिंग मिलके प्ले कर रहे हैं वो अकेले रोल यही प्ले कर रहा हूँ। इसमें मुझे अगर दोनों लगा देता हूँ, अगर मुझे फोर्स चाहिए 10 1 सेंटीमीटर खींचने के लिए, तो मैंने अगर यहाँ पे 300 लगा दिया है एक ही स्प्रिंग, तो मुझे भी यहाँ पे फोर्स चाहिए 10 1 सेंटीमीटर खींचने। दिस इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन पैरेलल। पैरेलल में ना तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे P लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये है पैरेलल में, ये है सीरीज में, ठीक है। अच्छा, बोला गया है कि इसको अगर हमको खींचना है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो स्प्रिंग जो होती है ना वो मासलेस होती है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे फोर्स अगर F लगाया, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैंने इसका इक्विवेलेंट अगर स्प्रिंग लगाया यहाँ पे, अगर ये इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग है, मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि दोनों स्प्रिंग में फोर्स कैसी रहेगी, सेम रहेगी। अगर मान लो मैंने इसको खींचा अगर एक्स, ठीक है, ये भी खींचा है एक्स,
तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर अगर ये x की 4 है तो x का इंक्रीमेंट, इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा, इसमें इंक्रीमेंट हुआ होगा x1, इसमें इंक्रीमेंट हुआ होगा x2, दोनों में इंक्रीमेंट सेम नहीं हो सकता, ठीक है। और इसका अगर मान लो 10 सेंटीमीटर खिंचाया, ये खिंचाया 7, ये खिंचाया 3, ऐसा होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे x इक्वल्स टू x1 प्लस x2, ठीक है। x क्या हो गया, x1 प्लस x2, और ये क्या है, ये इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग है As। अब यहाँ पे कितना फोर्स लगाया गया होगा F, तो स्प्रिंग में कितना फोर्स अप्लाई किया गया, F अप्लाई किया गया, F अप्लाई किया गया, x का डिस्प्लेसमेंट, F अप्लाई किया गया, x का डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताना है कि इसका Ks क्या होगा इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2। अब x को मैं क्या लिख सकता हूँ, F बाय, व्हाट इज दिस x, F बाय Ks, है ना, x बाय Ks। व्हाट इज x1 हियर, x1 इज द इंक्रीज इन लेंथ इन स्प्रिंग 1। जैसे याद रखो कि कोई मासलेस स्ट्रिंग थी, उसमें हम जैसे फोर्स लगाते थे बाहर से, पूरे स्ट्रिंग में जो फोर्स था, टेंशन था, वो सेम रहता था। इन द सेम वे अगर कोई स्प्रिंग अगर मासलेस है तो उस पर अगर हम बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं तो पूरे स्प्रिंग में जो फोर्स होता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। तो x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बाय K1 प्लस x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बाय K2, ठीक है। और ये सबसे यहाँ से F F मर जाएगा, बचेगा क्या, 1 बाय Ks, ठीक है। दिस इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन C। F F क्यों लिखा है, सिंस force on each spring is same। यहाँ पर दोनों स्प्रिंग में फोर्स सेम नहीं है, इसमें अगर K1 x है, इसमें भी K2 x, K1 K2 अलग अलग है, ठीक है। x भले सेम हो लेकिन फोर्स दोनों में अलग अलग, दोनों अलग अलग स्प्रिंग है। यहाँ पे एक ही लाइन में, ठीक है, अगर एक ही लाइन पे है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हर एक पॉइंट पे जो फोर्स होगा ना वो कैसा होगा, यहाँ पर सेम होगा, क्योंकि होना भी चाहिए ना। अगर तुमने बोल दिया कि नहीं, यहाँ पर तुमने कोई पॉइंट चूज कर लिया, तुमने बोला कि यहाँ पे फोर्स F इधर है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो मैंने अगर ऐसा बोला, ये फोर्स बोला यहाँ पे F है, तुमने बोला कि यहाँ पे फोर्स F1 है, यहाँ पे F2 है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, ठीक है। चलो मान लिया मैंने F1 F2 है, तो F1 माइनस F2 इक्वल टू मास ऑफ द स्प्रिंग, जीरो है ना वो, तो इंटू ए, मास तो जीरो है, तो F1 माइनस F2 जीरो हो जाएगा, F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा। हाँ, मास होता तो फोर्स सेम नहीं होता, लेकिन यहाँ से देखो ना, मास सेम है तो फोर्स कैसा आ रहा है, हर पॉइंट पे फोर्स कैसा होगा, सेम होगा ना। ठीक, फॉर्मूले का डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता दिया फील्ड के लिए, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके फॉर्मूला। स्क्रीन देखो, बाकी लोग को भी स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? बाकी लोग को भी इश्यू है स्क्रीन का, देखो ध्रुव भी, शायद तुम्हारे वहां पे कोई नेटवर्क इश्यू होगा। देखो ध्रुव भी यहाँ भी विजिबल है, ठीक है, एक बार ट्राई करो, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है ना। ओके, तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया अच्छे से। इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हमको और अच्छे से आइडिया मिलेगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, और याद रखना है जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस में था सीरीज का, वो इस पे फॉर्मूला हो जाता है पैरेलल का, और जो फॉर्मूला था रेजिस्टेंस में पैरेलल का, वो हो जाता है इसमें सीरीज का, और उस पे जो था सीरीज का, इस पे हो जाता है पैरेलल का। जैसे मान लो तुम्हें क्वेश्चन बोला जाएगा, देखो कैसा क्वेश्चन रहेगा।
फाइंड द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, फाइंड क्या करना, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। सबका के है, क्लियर, सबका के है। हमको बोला कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो। तो भाई देखो, ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, और फिर ये तीनों पैरेलल में। अगर मैंने ये दोनों पैरेलल में, मैंने पहले इसको सिंप्लीफाई किया, ये के और ये पैरेलल, तो सीरीज का लगेगा फॉर्मूला, तो 2k हो जाएगा। अब ये तीनों किस पे, पैरेलल में, इसका लगेगा क्या, पैरेलल का, तो 3k हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो तो ये 2k और ये 3k किस में है, सीरीज में। तो अभी मैंने बताया था सीरीज का फॉर्मूला क्या था, 1/ks, लिख सकते हो 1/ks, 1/2k, 3 + 2 5k by 6k स्क्वायर, 6k/5। समझ में आया कि नहीं बात। एक क्वेश्चन जरा खुद से करो, तो सबको आंसर दो। डेरिवेशन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ, सबका के है, सबको देगा आंसर। सबको दो आंसर। बाकी लोग भी दो। जेसिका, कितने बच्चे यार, तुम लोग कोई आंसर ही नहीं देते हो। उवेश, पूजन, निशिल, लूसी, जेसिका, रूबी, सबको दो आंसर। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। के 4k, तो ये कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा ना। पैरेलल में लगता है सीरीज वाला फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, और यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k, ऐसा हो गया। अब देखो तो हम क्या ले सकते हैं। अच्छा एक चीज देखो और, तुम्हारे सहूलियत के लिए, ठीक है, ये चलो मैं ऐसे बता के बता देता हूँ। तो 1/k इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/4k + 1/3k, ये क्या हो जाएगा 12k। तो 4 3 जा +3 4 जा 7/12, तो के क्या हो जाएगा 12k/7 हो जाएगा। इसका भी गलत आंसर था, एक बार मेथड चेक करो अपना, यहाँ से कैसे किया सब लोगों ने। मेथड चेक करो। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक चीज और, हालांकि जो टॉपिक है ना, ये तुम लोग का रिपीट होगा जा करके एसएचएम चैप्टर में, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और देखो, हमने अभी दो कॉम्बिनेशन देखे ना, एक सीरीज देखा और एक हमने क्या देखा, पैरेलल देखा। अब उसके बाद देखो, अगर मान लो कोई कॉम्बिनेशन अगर इस तरह से हो,
ऐसा कोई कॉम्बिनेशन अगर हो इस तरह से, K1 X1 K2 X2, ठीक है। अब बोला गया कि बताओ इनका स्प्रिंग क्या क्या कहते हैं, इसका मास m है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो समझना ये वाला पता है सवाल मैंने तुम लोग को भेजा भी था करके, एससी वर्मा का क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ सवाल था, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन ऐसा कुछ सेटअप था वहां। पूछा गया कि बताओ यहाँ पे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो यहाँ पर अगर मैंने इसको खिसकाया, मान लो अगर x से इधर, तो ये स्प्रिंग इधर दबेगा, कितने से दबेगा, x से दबेगा। ये दबेगा तो ये खुलेगा, कितने से खुलेगा, ये x से खुलेगा। आई बात समझ में, एक x से दबेगा दूसरा x से खुलेगा। तो देखो तो यहाँ पर कहानी तो कुछ ऐसी बन रही है ना। यहाँ पे एक दोनों स्प्रिंग खुल रहे थे x, यहाँ पे एक दब रहा है x से, एक खुल रहा है x से। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा ब्लॉक के ऊपर, वो हो जाएगा, जैसे हमने इसको इधर लेकर के आते हैं, ये इसको इधर धक्का देगा K1x, हमने इसको इधर कॉम्प्रेस किया ना, कितने से धक्का देगा, K1x से धक्का देगा। और ये वाला स्प्रिंग क्या करेगा, ये वाला इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगा, कितने फोर्स से खींचेगा, K2x। दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा। जब इसको मैंने इधर धक्का दिया, हाँ ध्रुवी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अगर हमने इसको अगर x से धक्का दिया, ठीक है, तो ये इसको कितने फोर्स से धक्का देगा, K1x। और K2 वाला स्प्रिंग कितने फोर्स से खींचेगा अपनी तरफ, K2x। दोनों का फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम। मतलब ये वाला ब्लॉक जो यहाँ पर था, ये वाला ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, इसने इसको इधर धक्का दिया, ये वाला स्प्रिंग ने इसको इधर खींचा, टोटल फोर्स हो गया K1x प्लस K2x, ठीक है। अगर हमने इस दोनों के बदले अगर एक ही स्प्रिंग लगाया, तो एक ही स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगता, KEX लगता है ना। एक ही स्प्रिंग लगाकर कितना फोर्स लगता, KEX, जैसे यहाँ पे था। तो K1x प्लस K2x, तो KE क्या हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ, K इक्वल टू K1 प्लस K2। देखो अगर तुम बोर्ड लेवल की बात करो ना, तो ये चैप्टर तुम लोग के एसएचएम में आता है। लेकिन अगर तुम एंट्रेंस की बात करो ना, तो स्प्रिंग वाले सवाल जो होते हैं ना, फोर्स वाले, क्योंकि देखो स्प्रिंग भी तो फोर्स एक्सर्ट करता ही है, तो इसके सवाल जो है ना, तुमको अपने क्या कहते हैं, इसमें आईआईटी के सवाल में तुमको मिल जाएंगे, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, तुमको मेडिकल नीट के क्वेश्चंस में मिल जाएंगे तुमको वहां पे इसके सवाल, ठीक है। तो हमको ये टॉपिक हमको इतना इतना तो आना ही चाहिए अभी, ताकि हम लोग अभी से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, ठीक है। इस पर देखो तुम एससी वर्मा में स्प्रिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अगर तुमको स्प्रिंग के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो तुमको सॉल्व कैसे करोगे, है ना। इसलिए मैंने तुम लोग को अभी से बता दिया। तो के कितना हो जाएगा, K1x प्लस K2x। तो याद रखना दिस सेटअप एंड दिस सेटअप आर सिमिलर। आई सबको बात समझ में। एससी वर्मा के देखना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है वहां पर, ठीक है, जहां पर तुमको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैं ना कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा भी तुम लोग को अलग से डीपीपी के, ठीक है, उसमें भी इसके क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के सवाल होंगे, स्प्रिंग को काटा गया उसके सवाल होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, ये ना सिर्फ मैं तुमको थोड़ा सा फील देने के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। मान लो एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, इसको हमने कट कर दिया दो पार्ट में, हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, सबने बोला 2K, अभी सीखा था, K/L × L/2, ठीक है, 2K।
अगर बोला जाए इन स्प्रिंग को जोड़ दिया जाए सीरीज में, हमने क्या किया, यहाँ पे फेविकोल लगा करके जोड़ दिया, वापस से ये कन्वर्ट कर दिया, तो वापस से जोड़ के अगर इसको बना दिया हमने, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होना चाहिए, वापस से ये होना चाहिए। जरा चेक करो तो, ये दोनों को जब जोड़ा तो सीरीज में बन गया ना, तो सीरीज में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/ks इक्वल्स टू 1/2k, 2/2k, ks क्या हो गया हमारा, k हो गया ना, तो आ रहा कि नहीं आ रहा। अरे ऐसे मैंने बता दिया खिल खिली, देखो स्प्रिंग को काटा, स्प्रिंग कांस्टेंट बदल गया, स्प्रिंग को जोड़ा भाई स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया, ठीक है ना। तो स्प्रिंग के बारे में हमने ये सीखी बातें आज। तो कुछ बेसिक बेसिक देखो, अभी कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सूडो फोर्स, ठीक है, और फिर ना अभी मैं थोड़ा सा देखता हूँ, क्लासेस एक्स्ट्रा भी लूंगा ना, तो भी फिर पीछे का कवर होता चला जाएगा। अभी मैं बताता हूँ तुम लोग को थोड़ा सा एक सवाल, कि मान लो कोई लिफ्ट है, ऐसे बेसिक बात है, ठीक है, अभी टॉपिक खत्म हो गया, लिफ्ट जा रही है ऊपर एक्सेलरेशन ए के साथ, तो हम क्या लिखते थे कि एम जी एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो एन क्या हो जाता है, एम जी प्लस एम। मेरे सवाल तुमसे ये है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, यहाँ पे लिफ्ट ऊपर जा रही थी एक्सेलरेशन के साथ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि लिफ्ट ऊपर जा रही हो और नॉर्मल फोर्स mg से छोटा हो। सवाल सुना ध्यान से, लिफ्ट ऊपर जा रही हो और नॉर्मल फोर्स mg से छोटा हो, तो आपको आइडिया ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबल है। यहाँ तो एन mg से बड़ा दिख रहा है ना, देखो समझो, याद रखना कुछ कुछ, देखो मैं बताऊं, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ ना, ये कुछ कंसेप्ट मिसकंसेप्शंस होते हैं दिमाग में, उसी को मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। याद रखना है कि लिफ्ट नॉर्मल फोर्स इस पर डिपेंड नहीं करता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, नॉर्मल फोर्स इस पर डिपेंड करता है कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन कैसा है। अगर मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है, तो मैंने लिखा एन माइनस एम जी इक्वल टू एम एन इक्वल टू एम जी प्लस एम। लेकिन अगर मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही है और उस पर रिटार्डेशन हो रहा, ठीक है, अगर रिटार्डेशन हो रहा है, भले लिफ्ट ऊपर जा रही हो, लेकिन उसका एक्सेलरेशन तो नीचे होगा, लिफ्ट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी। तुम जैसे जाते हो, पहले माले से स्टार्ट की, तुम जीरो ग्राउंड से स्टार्ट किए, तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है, लेकिन जब तुमको मान लो अगर 10वें माले पे जाना है, तो लिफ्ट स्लो करती है कि नहीं करती है वहां पे, उस सिचुएशन में तुम्हारा एक्सेलरेशन किधर होता है, नीचे होता है, लेकिन लिफ्ट तो ऊपर जा रही होती है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एम जी माइनस एन इक्वल टू एम एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे mg बड़ा होगा, तो n क्या आएगा, mg माइनस एम ए, n इक्वल टू mg माइनस, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल